नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे स्वागत है। सबसे पहले नए वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो और आप जिस लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध हैं, आप उस लक्ष्य को पा सके, ऐसी मेरी आप सभी के लिए ईश्वर से दुआएं हैं। और मेरा एक कहना है आप सभी के लिए कि अपने जीवन में ज़रूर एक संकल्प ले। हर वर्ष, इस वर्ष ये संकल्प ले कि आप कितनी किताबों को पढ़ सकते हैं, आप कितने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, आप कितने थिंकर्स को पढ़ सकते हैं। इस तरह के कुछ एक रेजोल्यूशन आप अपने लाइफ में एकेडमिक रेजोल्यूशन ले और इस रेजोल्यूशन को लेकर के आप सभी आगे बढ़िए। और मेरा मानना है कि आप जिस रेजोल्यूशन को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे वो निश्चित ही आपको साल के अंत तक मिलेगा। तो चलिए, आज जो हमारा वीडियो है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन का वीडियो मैं दो वीडियोस में बनाऊंगी, दो अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगी। इस पार्ट में मैं कंसेप्ट को दिखा रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही हूँ, जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें आपको वर्ल्ड वाइड कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई और इंडिया के कंटेक्स्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन के में कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करके हम इस अचीवमेंट को पा सके, वो मैं बताऊंगी। और अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं इम्पैक्ट को बताऊंगी ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इस वर्ष जो YouTube में मैंने कदम रखा है पिछले वर्ष से, इस वर्ष मुझे उसमें सफलता मिले, मैं आगे काम करते चलूं और आप सभी के किसी न किसी रूप में काम आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो इंडेक्स में हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, इस पे फोकस रहती हैं चीज़ें। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, की ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं वर्ल्ड वाइड कंटेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, स्टार्टिंग का ही पोर्शन मैं बताऊंगी, फिर आगे एक्सप्लेन होगी चीज़ें दूसरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हम समझेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या है, मतलब क्या है आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आप जानते हैं कि कई तरह के रेवोल्यूशन देश में चलाए गए, विश्व में चलाए गए, जिसमें कि रेड रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर वाइट रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। और ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत एनहांस किया, पर इंडिया में जब भारत में आज़ादी के बाद हमारे यहाँ खाद्यान्न समस्याएं आने लगी, मतलब एक तरफ से देखा गया कि पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ गई, पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं कर पाई और इस कारण से हमारे देश में खाद्यान्न की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब इन खाद्यान्न की समस्या से कैसे हम निपटारा पाएँ, कैसे हम इससे आगे निकले, कैसे हर व्यक्ति को जो फूड का राइट है, ठीक है, खाने का अधिकार है, उसे हम कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ चुका था, हमारे देश के सामने आ चुका था। और इसी को सॉल्व करने के लिए इस तरह के रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इस तरह की क्रांति की ज़रूरत हुई और ऐसी क्रांतियाँ शुरू की गई जिससे कि खाद्यान्न संकट से हम उबर सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप समझिए कि ये एक तरह का सिर्फ खाद्यान्न के बढ़ोतरी को लेके नहीं है, उनके इंक्रीमेंट को लेकर के नहीं है, साथ में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड्स और वेडिंग का यूज़ करना और मल्टीपल क्रॉप मैनेजमेंट को स्वीकारना, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में आते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आप जब लिखेंगे तो इतना समझिए कि न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, फसल की खेती में नई कृषि तकनीक को
आमतौर पर हरित क्रांति का रूप दिया जाता है। तो अगर सिंपली आपको ग्रीन रेवोल्यूशन एक दो वर्ड में कोई पूछे कि आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे कि न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन क्रॉप कल्टीवेशन इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फार्म्स इनपुट्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम खेती से रिलेटेड सारे चीज़ों का इनपुट करते हैं। जैसे क्या क्या कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड, मतलब हाई यील्डिंग, इनको हम HYV सीड्स भी कहते हैं। ये सीड्स कैसे होते हैं, ये 2-3 क्रॉप्स को आपस में इंटरब्रीड करके जब एक अच्छी क्रॉप को हम पाते हैं तो इसको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स कहते हैं। मतलब ये प्योर तो नहीं है, इसको हम कहते हैं इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर सीड्स, ये क्यों है इम्प्योर सीड्स? इसलिए हैं क्योंकि ये कई सारे वेराइटीज़ को आपस में फ्यूज़ करके बनाया गया है, इसलिए हम इसको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स कहते हैं। साथ ही इरिगेशन, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हों, यूज्ड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किए जिस तकनीक में, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, वीडिंग, एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स एंड फार्म मशीनरी। मतलब कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी होना, वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन तो हम बढ़ाए, ठीक है, पर कैसे बढ़ाए? तो ये तरीके हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड का इस्तेमाल करना, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, अच्छे क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, खेतों में अलग अलग तरीके के मशीनों का इस्तेमाल करना, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट मीन ओनली मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। अब आप ये ऊपर वाला पैराग्राफ समझ करके ये मत समझिएगा कि फार्मिंग का मैकेनाइजेशन होना ग्रीन रेवोल्यूशन है। इट इज़ नॉट ओनली दैट मच। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट मीन ओनली mechanization of farming. It is considered by frequent application of water, fertilizers, insecticides, weeding, multiple crop, noble farm management, modern agricultural marketing and food processing. ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ मैकेनाइजेशन नहीं कि हम अच्छी अच्छी मशीनों को लगा दिए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को लगा दिए खेतों में, तो दैट इज़ ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हम वाटर का किस तरह से इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स का किस तरह से इस्तेमाल करें, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उसका किस तरह से प्रयोग करें, और मल्टीपल क्रॉपिंग कि एक टाइम पे हम कई सारे फसलों को उगा सके, वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन है। फार्म मैनेजमेंट की खेतों का हम मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे कर सकें, खेती प्रबंधन, और साथ में जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है कि कैसे सब्सिडी देना है, कितना सब्सिडी तय करना है, और मार्केट के क्या इफ़ एंड बट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन भी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो समझिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक वास्ट कंसेप्ट है। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल में प्रोडक्शन इज़ नॉट अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो द ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स रेवोल्यूशनरी चेंज इन agricultural production and productivity caused by adoption of new agricultural technology in very shorter time. आप इसको रेवोल्यूशन का क्यों नाम दिया गया, इसको ग्रीन प्रोसेस क्यों नहीं कहा गया? ठीक है, अभी तक तो आपने बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ी, तो प्रक्रियाएं लंबे समय के लिए चलती हैं। जैसे आपने संस्कृताइजेशन प्रोसेस देखा, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस देखा, सेकुलराइजेशन प्रोसेस देखा, ये सदियों सदियों चलती हैं, दशकों दशकों चलती हैं। पर ग्रीन रेवोल्यूशन कि हम एक शॉर्ट टाइम में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सके, कैसे बढ़ा सके? थ्रू मैकेनाइजेशन एंड थ्रू adoption of new agricultural technology and by using various methods। हम इस तरीक़ों से अगर हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को कब बढ़ा सके और कब बढ़ा सके, विद इन शॉर्टर टाइम, कम समय अंतराल में अगर हम इन चीज़ों को का ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसलिए इसको क्रांति नाम दी गई, क्योंकि क्रांति जो होती है वो बहुत लंबा समय नहीं लेती है, क्रांति जल्दी घटित होने वाली घटना है।
तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ी हूँ। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा दिया गया। वही मैं बता रही हूँ कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। और उन्नत किस्म की बीजें कहाँ से मिलती हैं? तो 2-3 वैरायटीज़ को आपस में फ्यूज़ करके, आपस में इंटरब्रीड करके, क्रॉस करके हम उन्नत किस्म के बीजों को पाते हैं। पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अब जब हम अगर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड को अपने अगर खेतों पे बोएंगे तो इसके लिए दे नीड्स मोर वाटर, ये ज़्यादा पानी को इनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, इन्हें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, इन्हें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी ताकि कीड़े न लग पाए। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया और उर्वरकों आदि पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया कि अब अगर किसान ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए, उन्हें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड कैसे मिले तो वो चाहिए, उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, उन्हें फर्टिलाइजर्स मिलना चाहिए कम रेट पे। तो फिर तब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ स्टार्ट किया कि सब्सिडीज़ हम इरिगेशन फैसिलिटी पे भी दे, सब्सिडी हम फर्टिलाइजर्स पे भी दे, सब्सिडी हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड अगर किसान खरीद रहा है तो हम उस पे भी दे। और ये सारे प्रोसेस 1 बाय 1 करके फॉलो किए गए, अडॉप्ट किए गए। मैं आपको जब ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडिया पढ़ाऊँगी तब आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो अब आप मेरे ख्याल से व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है, वो आप समझ गए होंगे। तो आप ये सभी जानते हैं कि 1966 और 67 का जो दौर रहा है वो हरित क्रांति का दौर रहा है। पर ये ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि सडन ये एक्शन लिया गया। इतना समझिए कि ब्रिटिश शासन के पश्चात, जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ से जाता है तो स्वतंत्र भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स चलाए गए। जैसे 5 इयर्स प्लान आए, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं आई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया जिसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उन्हें अपनाए गए। मतलब कैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत कैसे कि सेंटर से लेकर के विलेज तक में लोग शासन करेंगे, लोग प्रशासन करेंगे और आम जनजीवन के सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। पर लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 3rd 5 ईयर प्लान भी आ जाता है पर बहुत सफलताएं हमें नहीं मिलती हैं। मैं आगे चल करके एक डाटा दूंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पॉपुलेशन रेट हमारे यहाँ बढ़ा। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू 3rd ईयर 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ा पर जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन था, उनका जो उपज था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया, जिस कारण से राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966 और 67 में कृषि क्षेत्र में एक हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रारंभ किए जिसको कहा जाता है हिंदी में प्रौद्योगिकी नवाचार। और इसी प्रौद्योगिकी नवाचार को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? अधिक पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल करना, सिंचाई के उन्नत साधनों का इस्तेमाल करना, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना, जिससे कि भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो ये मूलतः हरित क्रांति का उद्देश्य था और इस उद्देश्य से, इस मूल उद्देश्य से ऐसी क्रांति देश में चलाई गई। अब आगे और जानने से पहले तुरंत हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन का, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता है।
तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने जितना कंसेप्ट पढ़ा उसी में आपको मिल जाएंगी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूज्ड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग करना, ठीक है। तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सीड्स को यूज़ किया गया। तो मेनली धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, इन फसलों का चयन किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। मतलब वीट, राइस, ज्वार, मिलेट्स, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। सेकंड क्या है, यूज्ड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। आपको पता है कि अभी मैंने बताया भी कि इरिगेशन, सिंचाई के जो अच्छे तरह के संसाधन होते हैं उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। साथ में हरित क्रांति में जो लघु सिंचाई के कार्यक्रम थे उन पे प्राथमिकता दी गई। मतलब हम बड़े बड़े इरिगेशन फैसिलिटी को नहीं अपनाए, छोटे छोटे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अपनाना शुरू किए। जैसे हमने पंप सेट को अडॉप्ट किया और प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाए। मतलब किसानों के अपने अपने खेत पे प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने की कोशिश की गई। साथ में गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स को भी लगाया गया ताकि खेतों में जो सिंचाई के संसाधन हैं वो उपलब्ध हो सके। साथ में फर्टिलाइजर्स पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जोर दिया गया। उसमें क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स से फसलों के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसमें कि आप नोट कर लीजिएगा इसको सुनते समय, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का उपयोग विशेष रूप से किया गया था। मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। साथ में कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया कि फसलों को कीड़े मकोड़े और विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग होना शुरू किया गया। साथ में तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज स्टेप सॉल्व फूड क्राइसिस इन इंडिया। की इन स्टेप से, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड से और एडवांस टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन से भारत में फूड क्राइसिस कम होना शुरू हुई। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा है कि दिस लेड टू हायर इनकम ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। इससे आय में वृद्धि हुई और गरीबी में भी कमी आना शुरू हुई। कि धीरे धीरे इस चीज़ का प्रयोग करके लोग क्या हुए कि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि दिस लेड टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कृषि का व्यवसायीकरण होना शुरू हुआ। मतलब सब्सिडी प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट भी बहुत नए नए तरीके के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ लाई जिससे कि कृषि का कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे। छठा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस वाटर लेवल बिलो ग्राउंड। देखिए, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को लिखेंगे तो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखेंगे और निगेटिव इम्पैक्ट भी लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डालेंगे जो दिखाई दिया। मतलब जब हम लोगों ने इरिगेशन का यूज़ करना शुरू किया, हाई क्वालिटी के इरिगेशन का, जिसमें कि हम लोगों ने ट्यूबवेल और अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू किया थ्रू पंपिंग सेट, थ्रू ट्यूबवेल, थ्रू हैंड पंप्स। तो इससे क्या हुआ कि जो वाटर लेवल था अब वो कम होना शुरू हुआ। तो ये कहा जाता है ना कि आप या तो डेवलप्ड हो जाए या तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर ले। दोनों काम एक साथ होना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या हुआ कि डेवलपमेंट तो होने लगा पर हमारे एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो गिरना स्टार्ट हो गया। आगे की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि साल में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। इन्हें हम बहु फसल कार्यक्रम भी कहते हैं। कि हरित क्रांति में
बहुफसल कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें कम समय में पककर तैयार हो जाने वाली किस्मों की फसलों की खेती की जाती थी। ठीक है, इसमें बहुत मतलब ऐसी चीज़ों को लगाना जो कम समय में पक करके तैयार हो जाए। इसके लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और अनेक तरीकों की सब्जियों को की बुआई शुरू हुई, ताकि ये कम अवधि में अच्छी फसल दे सके। तो इस तरह के बहुफसल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 8वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ से आता है एमएसपी की शुरुआत। अब यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है एमएसपी, वो किसानों को प्रोवाइड करने की घोषणा की कर दी गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, ताकि किसानों को उनकी उपज का आवश्यक मूल्य मिल सके। क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि किसान अपनी खेती में जितना खर्च हुआ, मतलब बीज से लेकर के पेस्टिसाइड से लेके इंसेक्टिसाइड से लेके इरिगेशन फैसिलिटी से लेकर लेबर चार्ज से लेकर के मान लीजिए कि एक टन वो कोई चीज़ अगर पैदा करता है और उस पर उसका खर्च होता है 2000। ठीक है, और पर क्या है कि कृषि का तो कुछ भी भरोसा नहीं है, सीज़न पे डिपेंड होते हैं, साथ में बिचौलिए बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो गया सारे लोगों का, तो वो चीज़ कम रेट पे बिकना शुरू होती है, बिचौलिए कम रेट पे ले लेते हैं। पता चला कि 2000 उन्होंने खर्च किया है एक टन उगाने में, पता चला कि उन्हें उसका सिर्फ 1500 मार्केट में मिल रहा है। तो इससे किसानों का लॉस होता था। तो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि अगर आपका 2000 लग रहा है तो आपका एक टन का खर्च 2500 माना जाएगा। अब 2500 के नीचे आपसे कोई भी नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने से किसानों का फ़ायदा होना शुरू हुआ कि भाई सबसे ज़रूरी काम वो लगे हुए हैं। अगर कहा जाता है ना कि देश में अगर अनाज नहीं है तो बाकी विकास बेकार हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इससे अलग होते जा रहे थे इस नुकसान की वजह से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से फिर से रुझान बढ़ने लगा। 9वां देखते हैं हम कि रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू 5 क्रॉप्स ओनली। कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ये सिर्फ यही 5-6 क्रॉप्स को लेकर के हुआ, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज एंड ज्वार। ये 5 ही क्रॉप्स को लेकर के हुआ, कहीं कहीं रागी हुआ, वरना ये 5 क्रॉप्स को ही लेकर के हुआ और रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड एरियाज। और ये भी एक इसका है, हम जब निगेटिव इम्पैक्ट में देखेंगे तो ये पॉइंट्स हम देखेंगे उसमें, पर फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में कि ये सीमित क्षेत्रों तक ही रहा। जैसे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सारी जगहों पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादातर देखा गया। बाकी देश के जो अन्य क्षेत्र थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन से अछूते रह गए, मतलब वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ों को नहीं चलाया गया, जिससे कि रीजनल इम्बैलेंसेस हमारे कंट्री में देखा गया। बट वो है हमारा निगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, डीमेरिट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का। फिलहाल अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए तो वो है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म और भूमि सुधार क्या है कि इसके अंतर्गत देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1966-67 से, पर अगर हम लैंड रिफॉर्म का प्रोसेस देखिए इसीलिए लैंड रिफॉर्म को प्रोसेस कहा जाता है और ग्रीन रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में चीज़ें की गई, उत्पादन को बढ़ाया गया। पर भूमि सुधार कार्यक्रम एक लंबी प्रक्रिया की देन है। हम देखते हैं कि अगर आप पूरा लैंड रिफॉर्म चैप्टर पढ़े तो ऑलमोस्ट 1946-47 से लैंड रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और समय समय पे लैंड रिफॉर्म होते गए। किस किस माध्यम से होते गए कि सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन किया गया, फिर उसके बाद रिफॉर्म इन टेनेंसी सिस्टम में रिफॉर्म किया गया, काश्तकारी सुधार किए गए। उसके बाद से कंसोलिडेशन ऑफ लैंड आया,
भूमि हदबंदी आई, फिर भूमि चकबंदी हुई, भूदान आंदोलन हुए, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, कोऑपरेटिव फार्मिंग्स हुए, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और कुछ इंडिविजुअल्स ने स्टेप लिए। जैसे भूदान आंदोलन कहा जाता है कि इट इज़ प्योरली अ इंडिविजुअल स्टेप, ये व्यक्तिगत स्टेप उठाया गया भूमि सुधार में, ये कहीं से भी गवर्नमेंट इनिशिएटेड नहीं था, जिसको कि विनोबा भावे ने शुरुआत किया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता इससे जुड़ते चले गए। तो भूदान आंदोलन भी अपने आप में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट सोसाइटी में डालता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लैंड रिफॉर्म को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया और अनेक कार्यक्रम चलाए गए। अब हम आते हैं मतलब अगर ये मैं यहाँ पर रोकती हूँ फिर अपने आप को कि लैंड रिफॉर्म एक बहुत लार्ज टॉपिक है और इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑल्सो। तो मैं आप इस पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी लैंड रिफॉर्म पे, और यह कई जगह के सिलेबस में भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेशंस, निगमों की स्थापना। तो हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना भी की गई, बहुत सारे कॉरपोरेशंस भी बनाए गए। ये केंद्रीय और राज्य सरकारों के मिले जुले उपक्रम हैं, ठीक है। मतलब जो कॉरपोरेशंस होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रोल होता है, और जिनका मुख्य उद्देश्य इन निगमों का, जो कृषि निगम होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कृषि मशीनों की सप्लाई करना, बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और भारत का राजकीय फॉर्म निगम कार्यरत है। आज भी ये निगम संचालित हैं देश में। तो इस तरह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन के 12 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए। इसके अलावा भी आप और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, जिनमें पौध संरक्षण है, प्लांट कंजर्वेशन है, और आप लिख सकते हैं पशुपालन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया कि गांव-गांव में वो फिश हस्बेंड्री किए गए, कुक्कुट पालन किए गए। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग नस्लों का इस्तेमाल करके पशुओं के भी नस्ल में सुधार करने की कोशिश की गई। उनमें भी रोगों के रोकथाम का ध्यान रखा गया और दुधारू पशुओं का विकास किया गया। मुर्गी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास पर भी विशेष बल दिया गया। तो ये कुछ और अन्य विशेषताएं, तो मैंने ये 12 तो लिखा ही है, साथ में मैं आपको पौध संरक्षण, प्लांट कंजर्वेशन और पशुपालन का विकास, ये भी मैंने 2 आपको बताया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। इस वाले पोर्शन में हम थोड़ा वर्ल्ड वाइड देखेंगे और फिर अगले पोर्शन में हम इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज बाय द फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विलियम एस गॉड ऑन 8 मार्च 1968 इन वॉशिंगटन डीसी। आप याद रखिएगा कि जो शब्द है ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्निक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द की बात कर रही हूँ, टर्म की बात कर रही हूँ। इसको सबसे पहले 8 मार्च 1968 को विलियम एस गॉड ने, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर थे कहाँ के, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के, AID के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने अपने एक स्पीच में उन्होंने, जो कि स्पीच थी, एक टॉपिक था इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑन द सब्जेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन अकम्प्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। और अब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था अपने स्पीच में, जो शब्द कहे थे, मैं यहाँ पर बता रही हूँ उन शब्दों को, कि दीज आर other developments in the field of agricultural contain the making of new revolution. It is not a violent red revolution like that of the Soviets, nor it is a white revolution like that of the Shah of Iran. I call it the green revolution. ये गॉड का स्टेटमेंट है, पूरे स्टेटमेंट को मैं हूबहू यहाँ पर लिखी हुई हूँ। उन्होंने कहा
कि ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो एक क्रांति है। मैं इसे लाल क्रांति की संज्ञा नहीं दूंगा। जो लाल क्रांति सोवियत रूस में आई थी, आपको पता है कि मार्क्स की थ्योरी ने बहुत ज़्यादा असर डाला था, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी, और उससे सोवियत रूस में तख्ता पलट हुआ था और लाल क्रांति हुई थी। और उन्होंने फिर आगे कहा कि मैं इसे सफ़ेद क्रांति की भी संज्ञा नहीं दूंगा, जो कि शाह ऑफ ईरान ने स्टार्ट किया था। वाइट रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं से डेयरी से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा कि आई कॉल इट द ग्रीन रेवोल्यूशन, मैं इसे ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा दूंगा, हरित क्रांति की संज्ञा दूंगा। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को विलियम एस गॉड ने 8 मार्च, आप जानते हैं कि ये महिला दिवस का दिन होता है, इंटरनेशनल विमेंस डे का दिन होता है, 8 मार्च 1968 को इस ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड को इस दुनिया के सामने रखा। पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक है, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ये टेक्निक मतलब इस टेक्निक मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड का यूज़ करना, इरिगेशन का यूज़ करना और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना, ये जो टेक्निक है उस टेक्निक को रॉकफेलर फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट मैक्सिको का, आप जानते हैं मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का देश है, सबसे ऊपर कनाडा पड़ता है, बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पड़ता है और फिर मैक्सिको पड़ता है, ठीक है। तो मैक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इस ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक को स्टार्ट किया, और इस फाउंडेशन के जो मेन डायरेक्टर थे, मेन वर्कर थे, वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। आप जानते हैं हमेशा से कि ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में हम नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कनेक्ट करते हैं और इंडिया में MS स्वामीनाथन के नाम से कनेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर बोरलॉग एंड हिज को वर्कर्स सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग दिस वर्क इन 1943। सोचिए 1943 में ही ये काम मैक्सिको में शुरू हो जाता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड पड़ता है, कब पड़ता है, जो गॉड ने अभी नाम दिया 1968 में। पर ये टेक्निक कब से शुरू हो जाती है, 1943 से ये शुरू हो जाती है, जब उन्होंने मैक्सिको में बहुत सारे वीट के वैरायटीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उन लोगों ने क्या किया कि जो बोरलॉग और उनके को वर्कर्स ने बहुत वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से कई अच्छे अच्छे वीट के वैरायटीज़ लाए, उन सभी को वैरायटीज़ को इंटरब्रीड किया आपस में, और फिर नई स्ट्रेन्स बना दिए वीट के, जो कि पहले के वीट के स्ट्रेन से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और अब जब उनको हम बोए और उनसे जब आगे प्रोडक्शन किए तो फिर वीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई, बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली हो गई। तो ये तो नॉर्मन बोरलॉग और उनके मैक्सिकन कुलीग्स का ये कंट्रीब्यूशन रहा। 1943 से ही उन लोगों ने काम करना शुरू किया, और जब बोरलॉग को वीट के ब्रीड में इस तरह से सक्सेस मिला तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक्स बाकी विश्व के अन्य जगहों पे भी शुरू की गई, जिसमें कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में है, वहाँ पर राइस का ज़्यादा खपत है, तो इस वजह से उन लोगों ने राइस के यील्ड्स पे ये काम करना शुरू किया। मतलब कई जगह के अच्छे अच्छे क्वालिटी राइस के बीज के ला करके उन सभी को आपस में इंटरब्रीड करके और नए स्ट्रेन को डेवलप किया, और 1970 तक आकर के जो फिलीपींस, मनीला फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे फर्डिनांड ई मार्कोस, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि द राइस रेवोल्यूशन हैज़ बीन परमानेंटली वोन, कि हम लोगों ने जो राइस की क्रांति की थी अब हम जा कर के उसमें सफलता पा चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जेनेसिस कैसे हुई, और फिर दोनों जगह के अचीवमेंट को देखते हुए, मैक्सिको के अचीवमेंट को देखते हुए और फिलीपींस के अचीवमेंट को देखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोर्टेड 2 वेराइटीज़ ऑफ वीट सीड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वीट के 2 वेराइटीज़ को यहाँ लाया, इम्पोर्ट किया, जिसमें लर्मा रोज़ो एक वेराइटी है और दूसरा सोनोरा 64
ये दो नाम याद रखिएगा, कभी भी आपके आईएएस में या पीसीएस में और भी जगह के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो लर्मा रोजो और सोनोरा 64 1800 टन्स के करीब ये लोग मैक्सिको से ले आते हैं 1965 में, और सेम मनीला से राइस के स्ट्रेन लेकर के आते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट लेटर एम्फेसाइज टू साइंटिस्ट वर्किंग एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली to develop a number of high yielding varieties of wheat, rice, maize, ज्वार and बाजरा। और इस तरह के से यहाँ पर कई जगहों पे इस राइस और वीट के स्ट्रेन्स को जो इन लोगों ने मैक्सिको और फिलीपीन से लेकर के मंगवाए, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट को ये गाइड किया जाता है कि अब आप हाई यील्डिंग ऑफ वेराइटीज़ ऑफ सीड यहाँ पर प्रोडक्शन का काम शुरू करिए, जिसमें वीट, राइस, मेज, ज्वार और बाजरा की शुरुआत होती है। तो ये है जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वर्ल्ड वाइड शुरुआत होती है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है। ये भी स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, कई चीज़ें यहाँ पर इस ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस में आपको देखनी है। तो अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन और इंडिया के कंटेक्स्ट में चीज़ों को सुनेंगे। अब हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडिया। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में ग्रीन रेवोल्यूशन को समझते हैं। अभी जब हम आगे दूसरे वीडियो में इम्पैक्ट देखेंगे तो उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, पर फिलहाल इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये एक रेवोल्यूशन है जो शॉर्ट टर्म में हुआ, बट इसका जो फ्रेम था वो पहले से ही शुरू किया गया, तो इसे थोड़ा बहुत प्रोसेस के रूप में भी देखा जा सकता है। पर इंस्टेंटली इन्होंने 1966-67 के दौर में इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ किए, पर उससे पहले से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1950 और 51 के दौर में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उस दौर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज 36.1 मिलियन। ओके, हमारे देश की जनसंख्या 36.1 मिलियन होती है। और सोचिए 1980 और 81 तक आते आते, मतलब 50 से 60, 70, 80, 30 सालों में आते आते हमारी जनसंख्या हो जाती है 685.2 मिलियन, means increased by 89.75%, ऑलमोस्ट 89.75% की बढ़ोतरी होती है। ये तो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ, बट व्हाट अबाउट फूड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स और प्रोडक्शन में उतना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो फॉर मेकिंग ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वाइटेड अ टीम ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन इन 1959। तो देखा जाता है कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे देश में, जनसंख्या बढ़ रही है पर उतनी तेज़ी से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फूड क्राइसिस धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है। और उसके असेसमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्ड फाउंडेशन को बुलाया 1959 में। ये अमेरिकन फाउंडेशन है कि क्यों आखिर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन क्या है, इसके एनालिसिस के लिए, इसके स्टडी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्ड फाउंडेशन को 1959 में इनवाइट किया। और उनकी टीम आती है हमारे यहाँ और बहुत सारे इंडिया के प्लेसेस पे विज़िट करती है और अपनी एक रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या है कि रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट, कि इंडिया में फूड क्राइसिस आखिर क्यों है और हम कौन कौन से स्टेप लेंगे इससे निजात पाने के लिए। और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल को 1959 में सौंप दिया जाता है। ठीक है, इस टीम ने क्या क्या रिकमेंडेशन की? ये जो अमेरिकन टीम आई थी, फोर्ड टीम, इसने बहुत सारे पॉइंट्स पे रिकमेंडेशन किया। क्या क्या किया
कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स जो निगम है उनकी स्थापना की आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन उत्पादन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैकेनाइजेशन ज़रूरी है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है और फूड हैबिट्स भी ज़रूरी है। ये सारे रिकमेंडेशन दिए और इन फोर्ड फाउंडेशन टीम के रिकमेंडेशन के आधार पे IADP का इस्टेब्लिशमेंट होता है इंडिया में। IADP मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आप सभी ने अगर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि IADP की शुरुआत होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत होती है एंड इट वाज सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री इन 1961 और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाता है 1961 में और ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स में स्टार्टिंग में बिगनिंग में 7 स्टेट्स में ये लॉन्च किया जाता है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और बिहार में। ये 4 जो हैं वो राइस ग्रोइंग स्टेट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड पंजाब दे बोथ आर वीट ग्रोइंग स्टेट एंड 7 राजस्थान जो कि मिलेट्स के लिए जाना जाता है। तो इन 7 राज्यों का चयन करके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, इनका चयन करके यहाँ पर IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। ऐसा क्यों? ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके। उसके बाद से फिर 1964 और 65 आते आते इसी प्रोग्राम को चेंज करके अब इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम की शुरुआत होती है, IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। और ये किस लिए? इंटेंसिव डेवलपमेंट क्रॉप्स का, कि किस तरह से क्रॉप्स का हम इंटेंसिव डेवलपमेंट कर सके। उसमें वीट, राइस, मिलेट्स, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेस इनको लिया जाता है। एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 114 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स और भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 114 जिलों में इस IAAP प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। एंड और इस जो मतलब इससे पहले आप देखिए कि 1961 में IADP प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 1964-65 में IAAP प्रोग्राम लॉन्च किया गया और जब 1966 में प्रोडक्शन और नहीं बढ़ पाया अपेक्षाकृत जितना अनुमानित था, तब हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में एक और चीज़ ऐड कर ली जो कि डिफिशियंसी थी, जिसकी कमी थी, वो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ करना। और 1966-67 में हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड का यूज़ किया और वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो 1966-67 में जब हमने इन्हीं सारे प्रोग्राम्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया तो इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। तो आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत धीरे धीरे हुई, पर 66-67 में जब HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू किया गया बाकी और चीज़ों के साथ, तो इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। कुछ और भी इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC को भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो ब्रीडर सीड्स आ रही हैं उनको किसानों को उपलब्ध कराया जाए सब्सिडी रेट पे, और साथ में यहाँ के साइंटिस्ट को मोटिवेट किया जाए कि किस तरह से आप ब्रीडर सीड्स को डेवलप करें। साथ में नेशनल सीड प्रोग्राम ये 77 में इस्टेब्लिश होता है इन कॉपरेशन विथ वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन में, और इसने 9 स्टेट्स को कवर किया जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब, इन सारे स्टेट्स को कवर करके नेशनल सीड्स प्रोग्राम चलाया गया। तो आपने पूरे डिटेल में देखा कि किस तरह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया वन बाय वन करके, और किस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित बाकी इन योजनाओं को भी आप लिखेंगे। तो इसके अब आगे जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी।
आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का ये पूरा कंसेप्ट देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, आपने सारे चीज़ों को समझा। अभी आपको इम्पैक्ट समझना बाकी रह गया है, जिसे आप अपकमिंग वीडियो में पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो तो दिक्कत होती। तो चलिए आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन, आप सभी का ये साल खूब खूब खुश बीते, आप सभी अपने लक्ष्यों को पा सके, यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। तो बाय बाय एंड सी यू ऑन अनदर वीडियो।